इसराइल और गाज़ा, यमन और लाल सागर, लेबनान, सीरिया, इराक और अब पाकिस्तान, इस बड़े इलाके के हर संघर्ष में एक कॉमन पॉइंट है जिसका नाम ईरान है। दशकों से ईरान अपने दुश्मनों को कमजोर करने की कोशिश में लगा हुआ है। पश्चिमी एशिया में ईरान की विचारधारा वाली सेनाओं को बनाने में ईरान ने हर तरह से मदद की है। यही कारण है कि आज हर जगह से ईरान का लिंक निकल आता है। हालांकि इसके बावजूद ईरान को संघर्षों में आतंकवादी समूहों का सामना करना पड़ता है जो आसानी से ईरान की सीमाओं में फैल जाते हैं। साल 1979 की क्रांति ने ईरान को एक शिया और इस्लामिक देश बना दिया, लेकिन अब ईरान दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। ईरान अमेरिका और इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। फारस की खाड़ी में ईरान खुद को सबसे शक्तिशाली राष्ट्र घोषित करना चाहता है, लेकिन इस क्षेत्र में ईरान का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब है, जो कि अमेरिका का सहयोगी और मुख्य रूप से सुन्नी मुस्लिम देश है। ईरान ने अपने विरोधियों के खिलाफ कई दुश्मनों को खड़ा किया है, उन्हें हथियार, प्रशिक्षण और समय समय पर फंडिंग भी करता रहा है। ईरान किसी भी गुट के लिए हथियार नहीं उठाता और हमला भी नहीं करता, लेकिन वो उन्हें फंड करता है समय समय पर। कुछ लोगों के मन में अब सवाल आएगा कि मुसलमानों में शिया और सुन्नी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माना जाता है, तो ईरान है शिया, दूसरी ओर है सुन्नी हमास है, तो ईरान हमास को फंडिंग क्यों करता है और समर्थन भी क्यों करता है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो, आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। लेकिन अगर मेरे दुश्मन का दुश्मन भी मेरा दुश्मन निकले तब क्या करें? देखो, अगर उन दोनों दुश्मनों में जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा, अगर आप अकेले में सबसे बड़े दुश्मन को आप हरा नहीं सकते तो दूसरे दुश्मन से हाथ मिला लो। इसे समझने के लिए हम भारतीय राजनीति को ले लेते हैं। इस साल यानी 2024 में भारत में संसदीय चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ डॉट डॉट संगठन है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यह डॉट डॉट संगठन क्या है? अरे, यह संगठन वही है जिन्होंने इंडिया को तोड़कर I.N.D.I.A. बनाया है। मैं उसे डॉट डॉट संगठन कहता हूँ। इस डॉट डॉट संगठन में 26 राजनीतिक पार्टियां हैं, आपको तो पता ही होगा। उदाहरण के लिए हम पश्चिम बंगाल को लेते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, जो कि टीएमसी की पार्टी से आती है, और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस मौजूद है। लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी की दुश्मन कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट की दुश्मन कांग्रेस है, यानी ये तीनों आपस में दुश्मन है। लेकिन इन तीनों की सबसे बड़े दुश्मन है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, और अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए केंद्र में दोस्त है। दूसरी ओर हम अरविंद केजरीवाल को लेते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जिंदगी में कभी कांग्रेस और बीजेपी से गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन अब डॉट डॉट संगठन में वही सामने रहते हैं। अगर किसी को यकीन ना हो तो YouTube में वीडियो उपलब्ध है, जाकर आप देख सकते हो। और मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ और किसी को मैं समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बस समझा रहा हूँ। ठीक यही रणनीति भी ईरान अपनाता है। अपने बड़े दुश्मन यानी इजराइल और अमेरिका को हराने के लिए सुन्नी यानी हमास को फंडिंग करता है और उसका समर्थन भी करता है। पिछले महीने ईरान और पाकिस्तान सीमा पर एक्टिव आतंकवादी समूह जैश-अल-अदल, जो कि पाकिस्तान ने पाला हुआ है, ईरान के दक्षिणी पूर्व हिस्से एक पुलिस स्टेशन पर हमला करता है और इसमें ईरान के 11 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। सीरिया में 2 ईरानी कमांडरों की हत्या होती है। इसके लिए ईरान ने इजराइल को दोषी ठहराया। फिर जनवरी में ही करमान में आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 100 लोग मारे गए। आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी ली। आखिर क्यों ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया? इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर मुझे एक कहावत याद आता है, अगर आप किसी को सर्वनाश करने के लिए कुछ भी करोगे तो आप पर भी वो सर्वनाश हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये दोनों देश आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं। एक तरह से फादर ऑफ टेररिज्म है ये दोनों देश। इसके बारे में आपका जो भी राय है कमेंट में बता सकते हो, और ऐसे ही विदेश नीति अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।